तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कल्चरल जो इसका कैलेंडर है, कल्चरल ग्रुप्स हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राजनीति। मैं हूं निखिल सिंह। राजनीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है आम चुनाव का समीकरण, क्या है राजनीतिक दलों के रणनीति। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति क्या कुछ है। आज बारी है तमिलनाडु की, जहां आज राजनीतिक हलचल भी काफी तेज है। जुड़ेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है चुनावी हलचल तमिलनाडु में। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो दक्षिण भारत की सियासत का केंद्र रहा है तमिलनाडु, और पिछले कुछ समय में सियासी उतार चढ़ाव का केंद्र भी रहा है तमिलनाडु। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में सत्ता पर काबिज बीजेपी, यानी कि जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है बीजेपी और एनडीए ने दक्षिण के राज्यों पर फोकस किया है। कर्नाटक में बीजेपी कई बार सरकार बना चुकी है, तेलंगाना में भी पार्टी का ग्राफ चढ़ा है। ऐसे में अब तमिलनाडु बीजेपी के मिशन साउथ का नया केंद्र बनकर उभरा है। अब पार्टी तमिलनाडु में तमिल सियासत में अपनी जमीन बनाने के लिए नई रणनीति पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खास बात है कि एनडीए के मिशन 400 के पार में दक्षिण के राज्य और खासतौर पर तमिलनाडु पर विशेष फोकस है। वजह यह है कि एक तो तमिलनाडु साउथ का सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं, और दूसरा यह कि राजनीतिक लिहाज से द्रविड़ आंदोलन की बात करें, पेरियार आंदोलन की बात करें, या फिर तमिल अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती है सूबे की सियासत। और ऐसे में इन सियासत में पैठ बनाकर बीजेपी यह साबित करना चाह रही है कि उसकी स्वीकार्यता इस धुर दक्षिण राज्य में भी है। ऐसे में बीजेपी का फोकस अब कैडर, क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप पर है। बाकी बचे दो बड़े दल डीएमके और एआईएडीएमके की परंपरागत सियासत में अपने अपने आइकन्स के सियासत को जिंदा रखने की चुनौती है, यानी कि करुणानिधि और जयललिता की। इसमें भी खासतौर पर एआईएडीएमके में जयललिता की मौत के बाद पार्टी में बिखराव है और उससे परिणाम स्वरूप चुनावों में हार देखी गई। वहीं कांग्रेस को अपना वजूद बचाए रखने और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती है। जाहिर तौर पर डीएमके अधिकांश सीटें जीतने पर फोकस करेगी, तो इस राज्य में सभी के अपने अपने मोर्चे हैं और उस मोर्चे पर सब अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इसकी बात करेंगे सबसे पहले तमिलनाडु पे आखिर क्या है यहाँ के। अगर राज्यों की जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, किस तरह से राज्य का जो ओवरऑल फोकस है उसकी बात कर ले, और कितनी जनसंख्या है उसकी बात करेंगे। किस तरह से जो यहाँ का एक तरह से जिसको कहते हैं कि कौन से धुर मुद्दे हैं जिस पर लड़ करके यहाँ की जो राजनीति है वो आगे बढ़ी है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की जो जनसंख्या है उसकी। आपको हम एक टेबल दिखाते हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि कितनी जनसंख्या है, कितनी लिटरेसी है यहाँ पर, कितने वोटर टर्नआउट है, और आखिरकार जो यहाँ की सियासत है लोकसभा की सीटें, जैसे हमने आपको बताया कि 39 लोकसभा की सीटें हैं, तो वो किस करवट गई हैं पिछले चुनावों में, और इस बार आखिर इनसे क्या उम्मीद है। बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो तमिलनाडु की जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या यहां पर 7.21 करोड़ है, और जिसमें 3 करोड़ 61 लाख पुरुष है और 3 करोड़ 60 लाख महिला है। तो आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या का बैलेंस है वो भी लगभग 50-50% है। तो आप इन राज्यों में जो महिला सशक्तिकरण है उस पर भी आप समझ सकते हैं कि ये जो फोकस है वो किस तरह से दिखता है। तो महिलाएं यहाँ सियासत में और जो तमाम जो चीज़ें हैं उसमें आगे भी हैं, और किस तरह से उनकी महती भूमिका है ये भी समझा जा सकता है। ये 2011 की जनगणना के मुताबिक है।
अब नवीनतम अगर जनसंख्या की बात करें, उसकी जो अभी 2024 के जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से अगर बात करें तो जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में साक्षरता जो दर है उसमें वृद्धि देखी गई है। हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय औसत दर 72.98% है और तमिलनाडु में जो औसत दर है वो 80.09 है, यानी राष्ट्रीय औसत से तमिलनाडु की जो साक्षरता दर है वो ज्यादा है। पुरुष जो है यहाँ पर 86.77% साक्षर है, जबकि महिलाएं 73.44% साक्षरता उनकी है। तो तमिलनाडु में साक्षरता दर में अगर कहा जाए तो भारत के जो राष्ट्रीय औसत है 72.98%, उससे ज्यादा है। अब लोकसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो मतदाताओं की बात करेंगे। कुल मतदाता यहां 6 करोड़ 18 लाख है और मजे की बात यह है कि महिला मतदाता है वो ज्यादा है। महिला मतदाता 3 करोड़ 14 लाख है, जबकि पुरुष मतदाता 3 करोड़ 3 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि जो महिला मतदाता है वो ज्यादा है। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनकी संख्या भी लगभग बराबर है। और अगर जब बात उनकी मतदाताओं की करते हैं तो महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। चुनाव आयोग की जनवरी 2024 की सूची के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में कुल मतदाता 6 करोड़ 18 लाख है। और अब मुख्य राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं। मुख्य राजनीतिक दल डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और वीसीके, ये पार्टियां हैं। इसमें से आप बखूबी देख सकते हैं कि जो राज्य का जो प्रमुख जो दल है डीएमके और एआईएडीएमके, ये दो धुरी है दरअसल यहाँ पर, और इस दो धुरी के बीच में जो यहाँ की राजनीति है वो घूमती है। अब इस राज्य में किस तरह से सियासत आगे बढ़ रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभय जी बहुत स्वागत है। और राजकिशोर तिवारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकिशोर जी बहुत स्वागत है आपका। राजकिशोर जी, हमने शुरुआत में बात की कि किस तरह से दरअसल जो उत्तर भारत के लोग हैं कम से कम, और बहुत सारे लोगों का ये इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है जानने का कि बीजेपी लगातार फोकस कर रही है खासतौर पर तमिलनाडु में पैठ बनाने के लिए और अपनी क्रेडिबिलिटी वो बनाने की कोशिश कर रही है। लीडरशिप उसने खोजी है अन्नामलाई के तौर पर। किस तरह से बीजेपी अपने प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ रही है और किस तरह से आपको लगता है, क्योंकि सभी को यह जानने के लिए एक उत्सुकता है कि बीजेपी कितनी पैठ बना पाती है इस धुर दक्षिण राज्य में। राजकिशोर जी, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो म्यूट है, एक बार उसको चेक कर लें। मेरे ख्याल से जी 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 नहीं, म्यूट नहीं है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। जी 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 हाँ। मैं कह रहा था निखिल जी, दरअसल तमिलनाडु को लेकर, तमिलनाडु जब इतनी ज्यादा वहां की जनसंख्या है और बीजेपी के लिहाज से अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी वहां पर जो चुनौती आती है वो आती है सबसे पहले तो काडर की। काडर के बाद क्रेडिबिलिटी के बाद कल्चरल जो एक कनेक्ट होता है उसकी, उसके बाद अलायंसेस और लीडर की जहां तक बात है तो लीडर को लेकर निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा लीडर बीजेपी के पास इस समय है जिसको न सिर्फ सब पहचानते हैं बल्कि सुनना चाहते हैं और लोग जानने भी लगे हैं। इस समय तमिलनाडु में अगर हम देखें तो वहां पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो आईपीएस से उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर यहाँ पर काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से कभी तमिलनाडु में बीजेपी लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ रही थी। अभी 15 विधायकों ने वहां पर उनके साथ में ज्वाइन किया है जी। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों की दिलचस्पी रहती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से जो कल्चरल कनेक्ट है वो अब साउथ और नॉर्थ के बीच में बढ़ा है। इसको आप देखना पड़ेगा जी। क्योंकि पहले अगर सिनेमा ना होता और दक्षिण भारतीय कलाकार अगर हिंदी सिनेमा में ना आ रहे होते और हिंदी के इधर बोलने वाले अगर वहां ना जा रहे होते तो उस तरीके का कोई कल्चरल कनेक्ट हो नहीं पाता था। लेकिन अभी काशी तमिल संगमम किस स्तर पर हुआ आप देखिए। जिस तरीके से बनारस में तमिलनाडु के लोग वहां पर जुटे हैं आकर, तो आपको लगता होगा छोटी छोटी चीजें होती, लेकिन हमारा जो देश है वो बिल्कुल सांस्कृतिक जो हमारी जो पहचान है उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। बीजेपी को हमेशा बाहरी पार्टी के तौर पर ही दक्षिण में ट्रीट किया जाता रहा। एक अगर कर्नाटक को हम छोड़ दें तो दक्षिण में वो कहा गया कि गेट पे खुल गया है, लेकिन उसके आगे बीजेपी बढ़ नहीं पा रही थी। पिछली बार एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जबकि 3% से ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का खाता न सिर्फ खुलेगा बल्कि वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि कारण यह है कि जिन दो ध्रुवों की आपने बात की, डीएमके और एआईडीएमके, वो ध्रुव भी कमजोर हुए हैं और
अब अलायंस किस तरीके से हो रहा है, कैंडिडेट्स को टिकट किस तरीके से मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे और आपके हाथ में जो मोबाइल आया है ना, इसने हर एक आदमी को ब्रॉडकास्टर बना दिया। और जो एक विभेद करने वाली जो सियासत है, अगर वो तेजी से बढ़ती है तो उसके जो काउंटर होते हैं वो भी बहुत तेजी से सामने जा रहे हैं। और किसको क्या मिल पा रहा, कौन क्या दे पा रहा है। तो ये जो सांस्कृतिक तरीके से जो दक्षिण और उत्तर का जो भेद कम करने की जो कोशिश हमेशा से जुड़ा रहा है, लेकिन जो ये एक राजनीतिक कोशिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता है कि उस दिशा में सार्थक प्रयास हुए हैं और इसका असर इन चुनाव में निश्चित तौर पर निखिल दिखाई पड़ेगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं और 39 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि राजकिशोर जी ने कहा कि चूंकि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं, तो जाहिर तौर पर, और जो दो धुरों की बात कही हमने, उस पर अगर बात करें अभय कुमार जी, AIADMK और DMK, पहले AIADMK की बात कर रहे हैं, कितनी मुश्किल में AIADMK और कितनी बड़ी चुनौती उसके लिए, क्योंकि अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता के जाने के बाद पार्टी बहुत मुश्किल में दिखाई दे रही है। कई सारे फ्रैक्शंस भी उसको झेलने पड़े हैं और उसका असर चुनावों में दिखा है। जी देखिए, ऐसा है निखिल जी कि यह इलेक्शन ऐसे समय में हो रहा है जब राजनीति के दो बड़े फिगर, एक करुणानिधि साहब और जयललिता जी अब नहीं है, और इन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। और मैं बताऊं कि वहां पर दो पक्ष ही हमेशा काम किया है, AIADMK और DMK। और हम देखें कि मैक्सिमम इलेक्शन में एक पक्ष को लगभग सभी सीटें जाती है, दूसरा पक्ष या तो शून्य पर या 2-3 सीट पर सिमट जाता है। तो अब जबकि जयललिता जी नहीं है, उनकी पार्टी का जनाधार वैसा रह नहीं गया है, उस परिस्थिति में अभी के समय में AIADMK अलग ढंग से काम कर रही है। वहां पर बीजेपी ने, एनडीए ने OPS पनीरसेल्वम के साथ AIADMK पार्टी के साथ अलायंस किया है, वो अपना कुर्बा बड़ा करने का प्रयास करती जा रही है। और इस परिस्थिति में वहां पर इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन जो है, वहां पर प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी जीत एनडीए ज्यादा दिख रही है। और इस परिस्थिति में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में वहां पर इंडी गठबंधन के सामने एनडीए ही मुख्य चुनौती के रूप में आएगी। और अगर मुख्य चुनौती के तौर पर इंडी गठबंधन अपने आप को प्रस्तुत कर देती है, तो जितने भी ऑपोजिशन के वोट है, जितने भी इंडी गठबंधन के ऑपोजिट विपक्ष के वोट है, वह एनडीए में आ सकता है। उसके बाद मैं बताऊं कि 2-3 बातों पर ध्यान केंद्रित किया है, यह कांग्रेस के लिए और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कांग्रेस के लिए कैसे, कांग्रेस पिछले चुनाव में 52 सीटें जीती थी, 52 में 31 सीटें वह 3 राज्यों से जीती थी, केरल से 15 सीट, पंजाब से 8 सीट और तमिलनाडु से 8 सीट, मतलब 52 में 31 सीट तीनों राज्यों से जीती थी। तो कांग्रेस को अपना टैली बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए यहां से कम पुराने प्रदर्शन को दोहराना जरूरी है। बीजेपी भी चाह रही है कि वहां का जो राजनीतिक परिवर्तन आया है, जबकि जयललिता जी नहीं है, कि करुणानिधि नहीं है, उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे अच्छा से अच्छा करें। ऊपर से मैं बात कर रहा हूं कि 2 बातों पर और मैं जोर दूंगा कि देखिए, पुडुचेरी और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कंप्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के साथ ही चलती है। मैं आपको बताऊंगा कि जब डीएमके से अलग होकर के एमजी रामचंद्रन जी ने AIADMK बनाया था, तो पहले उनकी सरकार पुडुचेरी स्टेट में बनी थी, फिर वो तमिलनाडु का सरकार बनाया था। जी अभय जी, हमारे पास कुछ ग्राफिक्स हैं जिनको हम अपने दर्शकों को बता दें। जो आप बात बता रहे हैं शायद उनको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। एक बार बताया, जैसा कि हमने बताया, तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव की कुल 39 सीटें हैं। इसको बार बार हमने बताया, सबसे बड़ा राज्य है साउथ के लिहाज से। सामान्य सीटें 32 हैं, आरक्षित जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए 7, आरक्षित ST के लिए, ट्राइब्स के लिए 0। और अब हम बात कर रहे हैं जो चुनावी नतीजे रहे 2019 के। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, DMK 24, INC यानी कांग्रेस 8, ये मिलकर लड़े थे चुनाव। CPI CPM 2-2 सीटें, AIADMK 1 और अदर्स 2। इसमें AIADMK के एक सहयोगी को 1 सीट मिली थी और AIADMK को 1 सीट मिली थी। 2019 के चुनावी नतीजों में अगर वोट परसेंटेज देखें तो DMK 33.52, 33.5% से ज्यादा, कांग्रेस 12.61, CPIM 2.37, IUML 1.09, AIADMK 19.39, 20% से कम हो गया। CPI 2.40 और VCK 1.16। तो जो अंतर है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वोट शिफ्ट किस तरह से हुआ है। अब अगर क्षेत्रवार देख लें इसको, राज्य में क्षेत्र और सीटें, कावेरी बेसिन में 6, दक्षिण तमिलनाडु में 10, पश्चिम तमिलनाडु में 11 और उत्तर तमिलनाडु में 12 सीटें हैं। और यहां पर अलग अलग किस तरह से दोनों जो धुर एक तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से हावी हैं।
डीएमके अगर अब इस क्षेत्रवार चुनावी नतीजे हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा, जो 2019 के रिजल्ट्स हैं, कावेरी बेसिन में डीएमके 3, एआईएडीएमके 0, कांग्रेस भी वहां पर उसको 2 सीटें मिली हैं, जबकि दक्षिण तमिलनाडु में डीएमके 4, एआईएडीएमके को 1 सीट जो मिली थी वो दक्षिण तमिलनाडु में मिली थी, और कांग्रेस यहां पर 3 सीटें उसको मिली है। जब हम पश्चिम तमिलनाडु की बात करते हैं वहां डीएमके 8 सीटें पाती है, कांग्रेस को 1, दूसरे जो अन्य हैं उनको 2। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो क्षेत्रवार आंकड़े हैं वो बताते हैं। दक्षिण तमिलनाडु की बात करें, वहां से एआईएडीएमके 1 सीट उसको मिली थी, एकमात्र सीट जिसको कहा जाए। किस तरह से देखते हैं अभय जी इन आंकड़ों को? आपने देखा कहां पर जिसको आपने एक बड़ी बात कही कि जब एक बार जो क्लीन स्वीप किसी भी एक दल के लिए रहता है, वो चाहे एक बार एआईएडीएमके के लिए, एक बार डीएमके के लिए, इस बार बीजेपी वो जो खाली स्थान है उसको भरने की कोशिश में है। आपको लगता है बीजेपी दक्षिण तमिलनाडु या जो दूसरे इलाके हैं कहां पर उसको ज्यादा मेहनत करनी होगी? जी देखिए, जैसे मैं पहले तो बताऊं कि वेस्ट बंगाल में जैसे और त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा तो ऐसे राज्य थे जहां ऑपोजिशन का स्पेस ओपन था, तो बीजेपी ने ऑपोजिशन का स्पेस ही नहीं भरा, त्रिपुरा में तो सरकार भी बना ली। तो वही स्थिति आज के डेट में तमिलनाडु की है। तो तमिलनाडु में बीजेपी लगभग सभी राज्यों में उतनी, जो तमिलनाडु है नॉर्थ तमिलनाडु, वहां पर थोड़ा डीएमके का ज्यादा प्रभाव माना जाता है। साउथ तमिलनाडु कहे, वेस्ट तमिलनाडु कहे, यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर बीजेपी अच्छा कर सकती है, बीजेपी को वोट बैंक बढ़ाने की बहुत ज्यादा स्कोप है। तो बीजेपी यहाँ पर करती हुई प्रयास करते हुए दिख रही है। मैं 2 बातों को और जोड़ना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का बहुत ज्यादा प्रयास रहा है कि मैं तमिलनाडु पर कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करूं। तमिलनाडु का स्पेशल डीडी का चैनल था जो कि जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है फिलहाल। राजकिशोर जी के पास आते हैं। राजकिशोर जी, जब हम आपने कहा क्रेडिबिलिटी, लीडरशिप, अलायंस और काडर, इन पर लगातार काम कर रही है बीजेपी, आपने ये बात भी बिल्कुल ठीक कही कि एक बड़ा टॉल लीडरशिप अगर केंद्र में देखा जाए तमिलनाडु के लिए भी वो उतना ही मायने रखते हैं नरेंद्र मोदी जितना कि जो उत्तर भारत है उनके राज्य के लिए। लेकिन उनके राज्य में अन्नामलाई के तौर पर एक बड़ा लीडर जिसको कह रहे हैं वो मान रही है बीजेपी उनको, और एक बड़ा दांव लगाया है उनके ऊपर बीजेपी ने। किस तरह से, बल्कि ये कहा जाए कि बीजेपी को एक बड़ी आस है। आपको लगता है कि काडर और लीडरशिप कहीं ना कहीं कुछ डेवलप करने में सफल रही है बीजेपी इन दिनों में? नहीं, देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की आप रणनीति देखिए, सरकार बनाना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का लक्ष्य नहीं है। सरकार के साथ सीटों का जो लक्ष्य दिया गया वो अलग बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी पर पहले आरोप लगता था कि वो सिर्फ एक विशेष क्षेत्र की पार्टी है। पहले उसको हिंदी बेल्ट की पार्टी कहा जाता रहा। उस मिथक को उसने तोड़ा, चाहे वो दक्षिण भारत हो चाहे वो पूर्वोत्तर हो, सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी गई। अब ले देकर जो सबसे बड़ा जो अगर क्षेत्र बचा हुआ है तो वो तमिलनाडु है। इधर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अगर आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखेंगे और इवन केरल की बात करें तो दक्षिण की तरफ अगर वो पूरी तरीके से ऐसे नहीं सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि वहां पर एक हिंदी भाषी पार्टी होने का जो एक ठप्पा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी पर, एक पैन इंडियन पार्टी पूरी तरीके से उनको नहीं माना जाता था। अभी भी आपने देखा होगा कि जब चुनावी नतीजे आए तो एक उत्तर दक्षिण के रिफ्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि राजनीतिक बयानबाजी से इतर इसका कोई जमीन पर असर नहीं दिखाई पड़ा। इसका कारण यह है कि अगर आप देखें, रणनीति के तौर पर देखें, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री इस समय दक्षिण भारत से आता है, वो कर्नाटक से हैं, बीएल संतोष हैं। उसी तरीके से जो राज्यपाल तमिलनाडु में गए हैं वो पूर्व सेवानिवृत्त आईपीएस हैं, रविचंद्र अश्विन, वो वहां पर हैं। अन्नामलाई की हम बात कर ही रहे थे। तो दरअसल अब जिस तरीके से रोजगार को लेकर मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, एक दूसरी जगहों पर सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, रोजी रोटी बेटी के संबंध जुड़ रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि राजनीति जो है भारत में वो सिर्फ जो है केवल एक राजनीतिक मसला नहीं होता, उसमें सामाजिक तौर पर किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भरता होती है, विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो वो एक चीज पैदा करने की कोशिश। और दूसरी बात यह है कि एक सशक्त भारत और किसी भी तरीके की जो द्रविड़ या हिंदी पॉलिटिक्स की जो खाई पिरोने की कोशिश की गई थी, बांटने की कोशिश की थी, उसको खत्म किया गया। जिस तरीके से चाहे पद्म अवार्ड हो,
इसी तरीके से फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे तो फिल्मों में आप देखिए कितनी क्रांति आई। दक्षिण भारतीय कलाकारों के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण होता है इस समय जब यहाँ पर आती है नॉर्थ इंडिया में फिल्में, वो यहाँ पर उसी तरीके से प्रचार करने आते हैं। राजकिशोर जी, फिल्मों की बात आपने कही, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी से, समय हमारे पास लगभग समाप्त हो गया है, बहुत जल्दी से जो वहां पर फिल्मी कलाकारों का जो प्रभाव है तमिलनाडु में, वो बहुत लंबे वक्त तक रहा है और बहुत जिसको कहते हैं कि सीरियस पॉलिटिक्स फिल्म स्टार्स ने वहां पर की है। अभी भी कुछ इस तरह से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कितना इफेक्ट करेगा ये अभी भी आगे चुनावों में राज्य को 2024 में, और बल्कि मैं असेंबली की भी बात करूंगा? निश्चित तौर पर करेगा कि देखिए, आप चाहे एमजीआर की बात करें, चाहे कलीनार की बात करें, चाहे जयललिता की बात करें, सब देखिए फिल्मों से ही पहले वो महानायक बने, उसके बाद वो जननायक बने। इसी तरीके से रजनीकांत, भले ही आप देखें कि फिल्मों में किस तरीके का उनका वो क्रेज रहा है, अभी विजयकांत, विजय कुमार, आप तमाम वहां पर कलाकार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो रणनीति है और जिस तरीके से फिल्में बहुत महत्व डालती हैं और वहां पर कलाकारों के मंदिर बनते हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो जनमानस है, तमिल भाषी जो जनमानस है, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ द्रविड़ और हिंदी की जो पॉलिटिक्स है, इस पे उनको बांट के नहीं रखा जा सकता। वो एक हिंदुस्तानी के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे, भारतीय संस्कृति के तौर पर जिस तरीके से जोड़ रही, क्योंकि अब अगर संसद में अगर सेंगोल रखा जा रहा है तो वो किसको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? तो आपको ये लग सकता है कि राजनीतिक, आप उसको कह सकते हैं कि वितंडावाद है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भारतीय जनमानस है वो पूरी तरीके से धर्म प्राण देश है, अपनी संस्कृति को लेकर वो बहुत संवेदनशील है और ये चीजें उसको छू कर जाती हैं। और यहाँ पर आईक्यू नहीं, ईक्यू चलता है। इमोशनल क्वेश्चन हिंदुस्तान में हमेशा भारी होता है और उसके तहत लोग जुड़ते हैं, और मुझे लगता है कि जोड़ने की कोई भी राजनीति हो, कोई भी दल कर रहा हो, इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जोड़ने की कोई भी राजनीति हो, जोड़ने का कोई भी प्रयास हो, कोई भी राजनीतिक दल हो जो कर रहा है, उसका स्वागत जरूर किया जाना चाहिए। और कम से कम हमारे देश में जो दक्षिण और उत्तर का एक जो डिवाइड था, उसको भरने की कोशिश की गई है। राजनीतिक तौर पर भी ये भरा जा सके, ये हम सब के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए राजकिशोर जी और अभय कुमार जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम राज्य नीति आम चुनाव 2024 में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। गणतंत्र के भव्य भवन में मुलाकात होगी राष्ट्र की प्रथम नागरिक से। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कभी उस लड़की ने, जो अपने गांव में पहली लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ाई की, क्या कभी ऐसा सपना देखा था कि राष्ट्र में किसी संवैधानिक पद पर वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी? मैं एक आम लड़की थी, घंटों तक तालाबों में मैं तैरती